नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में तीसरी बार मोदी सरकार तो बन गई है, लेकिन बीजेपी के सामने अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं। एनडीए सरकार बनने के बाद अब 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है, वो 24 जून को बुलाया गया है और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में इस बात पर चर्चा है कि आखिरकार लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। इसी को लेकर लगातार संग्राम मचा हुआ है और बातचीत इसी को लेकर हो रही है और अब विपक्ष ने संसद सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल इस चुनाव में पहले विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा था कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद जाना चाहिए, लेकिन अब इससे एक कदम आगे आकर विपक्ष ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है कि इंडिया स्पीकर का जो है वो चुनाव लड़ सकता है। जो इंडिया गठबंधन है वो स्पीकर को लेकर चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा स्पीकर को लेकर अभी तक इंडिया गठबंधन यही लगातार कह रहा था कि चंद्रबाबू नायडू अपना जो स्पीकर पद है उस पर अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो हम उनको समर्थन करेंगे। लेकिन अब इससे भी 4 कदम आगे बढ़ गया है इंडिया गठबंधन और कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए और अगर ये नहीं होता तो हम स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन ये भी चाहता है कि डिप्टी स्पीकर में उसका कैंडिडेट हो जो इससे पहले भी हो चुका है। पहले भी जो विपक्ष के कैंडिडेट होते थे वो ही डिप्टी स्पीकर बनते थे, लेकिन में कुछ सालों पहले ये परंपरा जो है वो बीजेपी ने खत्म कर दी और 5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन अड़ चुका है और लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि या तो डिप्टी स्पीकर का पद हमारे पास होना चाहिए या फिर हम स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। और स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, काफी अच्छी संख्या में उनके पास जो सांसद हैं वो भी है। तो ऐसे में ये भी काफी दिलचस्प हो जाएगा। तो संसद सत्र में बेहद इस बार गर्मा गर्मी होने वाली है। क्या कुछ होगा इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अभी तक तो स्पीकर पद को लेकर यही चर्चाएं चल रही थी लगातार कि जो इंडिया है वो समर्थन देगा तब जब एनडीए के किसी सहयोगी पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। लेकिन अब कल कई तमाम टीवी चैनलों पर ये खबरें चल गई, इस पर डिस्कशन तक हो गया कि इंडिया अब अपना स्पीकर का उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले तो इस पर आपकी राय और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया ने अपना स्पीकर खड़ा कर दिया तो आखिरकार किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी? आपकी टिप्पणी से। देखिए, सबसे पहले तो ये उचित है कि चंद्रबाबू नायडू के पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का जो व्यक्ति है वो स्पीकर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये है एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार में आंध्र प्रदेश का और बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। तो पहली बात तो ये है, ये तो न्यायपूर्ण है कि टीडीपी का अध्यक्ष हो। और अगर मोदी जी नहीं मान रहे हैं इस बात को, इसका माने उनके दिमाग में कोई षड्यंत्र है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, इसका मतलब उनके दिमाग में कोई षड्यंत्र है, वरना अपनी सहयोगी पार्टी के व्यक्ति को स्पीकर बनाने में आपको क्या परेशानी है। अच्छा, ये भी देखिए, ऐतिहासिक रूप से ये एक सैद्धांतिक समझौता हुआ है कि स्पीकर अगर सत्ता पक्ष का होता है तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है। अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि विपक्ष जो है आपका दुश्मन नहीं है, वो एक प्रकार से एक खेल में जैसे दो पार्टियां होती हैं, एक इधर बैठती है एक उधर बैठती है, एक जीतने वाली होती है एक हारने वाली होती है, और लोकतंत्र में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अच्छा, ये जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होते हैं ये न्याय के पद पे बैठते हैं, ये पंच हैं, ये किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव तभी तक हैं जब तक इनको चुना जाना है। चुने जाने के बाद इनको जो एक न्यायिक व्यवस्था है, जो एक संसद के नियम कानून है, उसका पालन करना चाहिए। पहले जैसे 10 साल के अंदर हुआ वैसा अगर संसद है, वैसी अगर गठन है, वैसा अगर सभापति है, तो बात दूसरी है कि अपोजिशन के आवाज को आप म्यूट कर दीजिए, उनको सस्पेंड कर दीजिए, वो संसद में हो ना हो उन्हें निकाल बाहर कीजिए और बिल पास करा लीजिए। तब तो देखिए वो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, संसद की जो हमारी गौरव पूर्ण इतिहास है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको लोकतंत्र को जीवित रखना है, अगर आपको संविधान को जीवित रखना है, तो पहली बात यह है कि आपको कोई भी, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी के व्यक्ति हो, उनको आप सभापति बना दीजिए। विपक्ष भी उनका स्वागत करेगा और सत्ता पक्ष भी उनका स्वागत करेगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो आप उसके डिप्टी स्पीकर बनाइए वो अपोजिशन का बना दीजिए, प्यार मोहब्बत से काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को जिंदा कीजिए, संवैधानिक जो परंपराएं हैं उन पे कायम रखिए। और हम लोग आपको देखते हैं,
हम संसद की कार्रवाई को देखते हैं तो ना तो वहां खड़ा होकर कोई कहे एक अकेला सब पर भारी, और ना वहां पर विपक्षी नेताओं को दुश्मन समझते हुए ट्रीट किया जाए। अब देखिए कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग के पास जो है ट्रेन दुर्घटना हो गई। अभी आपको पता, शपथ लिए हुए 5 दिन नहीं हुए, जब से ये वैष्णव सब आए हैं, रेल मंत्री बने हैं, रोज नई नई दुर्घटना होती हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अरे इनको रेल मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? तेलुगु देशम पार्टी वाले को बना देते, जेडीयू वाले चाह रहे थे कि रेल मंत्री पद उनको दे देते। एक निकम्मे आदमी को जो आईएएस अफसर था उसको आपने बना दिया और इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना हो गई। एक व्यक्ति को आपने एचआरडी मिनिस्टर बना दिया। यहां लाखों बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ हो गया। नीट के अंदर बच्चों के बिल्कुल सपनों को तोड़ दिया गया, और उसके बाद एक व्यक्ति जो मंत्री बना है वो दुस्साहस कर रहा है, कह रहा है कोई बेईमानी नहीं हुई, काउंसलिंग तो चलेगी, काउंसलिंग तो होगी। तो देखिए वास्तविकता में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, जो हम लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न था 2024 के चुनाव में, ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार से बच्चों के सपनों को तोड़ने वाला आदमी अभी भी एचआरडी मिनिस्टर बना हुआ है, और एक व्यक्ति ऐसा रेल मंत्री बना हुआ है जिसके पिछले 2 साल के अंदर इतनी भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं, और केवल क्योंकि वो मोदी जी का खास आदमी है, राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का चुनाव नहीं जीता है, उसको आप रेल मंत्री बना देंगे, जेडीयू की बात नहीं मानेंगे। तो ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। बिल्कुल सर, ठीक बात कर रहे हैं आप। और इधर जो अगर हम स्पीकर की बात करें, तो आपको लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला था, और जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, उनका नाम जब सामने रखा, तो जब विपक्ष का जो दावेदार था वो अपने आप ही पीछे हो गया था। पहले दिन ही पता चल गया था कि जीतेगा कौन। लेकिन इसके बाद अगर लोकसभा में भी इसी तरह से स्पीकर के चुनाव में अगर यही दांव विपक्ष खेले, कोई ऐसा चेहरा ले आए जिस पर कोई मना ना कर पाए, तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि खेल हो सकता है और बहुत बड़ा जो है दांव वो चल सकता है विपक्ष? देखिए हमने तभी स्वागत किया था जबकि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। हमें बड़ा अच्छा लगा था कि एक आदिवासी महिला, एक संघर्षशील महिला को देश का प्रथम नागरिक बनाया गया। लेकिन हमको उस समय बहुत दुख हुआ था जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे देश की प्रथम नागरिक को और राष्ट्रपति मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। जब भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा था और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो हमारे देश की आन बान शान द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया था? तो जितना खुशी हमको हुई थी जब द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, उतना ही दुख हमें हुआ था, केवल इसलिए कि वो आदिवासी हैं, उनको उनके वो सामने होती तो मोदी जी को झुक के नंबर 2 पे खड़ा होना पड़ता, इसलिए उनको पीछे कर दिया गया। तो वहां हमको लगा था कि हमारी देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के साथ जिस प्रकार का ये दुर्व्यवहार हुआ है, हमें उस दिन खराब लगा था। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। हम ये चाहते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सम्मान मिले। आदिवासी देश के मूल नागरिक हैं, उनको सम्मान मिले। लेकिन वो तो बना दिया आपने। अच्छा, अब सवाल उठता है कि देश का ये जो सभापति हो, ये एक ऐसा व्यक्ति हो जो निष्पक्ष हो, जो पंच की मर्यादाओं को समझता हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को बना दीजिए, किसी को बना दीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन वो अगर हम ये देखेंगे, देखिए मैं एक टीचर हूं, मैं मर्यादाओं की बात करता हूं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम लोगों को क्लास के अंदर जब टीचर घुसता है तो उसको मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। एक डॉक्टर को मर्यादाओं से बाहर चला गया तो वो डॉक्टर नहीं होता। राजा जो मर्यादाओं में न रहे वो राजा नहीं होता है। सभापति महोदय जो भी हो, चाहे पक्ष के हो निपक्ष हो, अगर आप एक ऐसे आदमी को जो आपका चाटुकार है, अगर उसको सभापति बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। अगर एक ऐसे व्यक्ति को अगर आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए नितिन गडकरी जी को बना दें। अब नितिन गडकरी जी की एक छवि है ना कि वो निष्पक्ष है, वो हाथ जोड़ के नहीं खड़े होते। जब सब लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं अब वो तो पता चल जाएगा 6 महीने के अंदर कि देश की लोकसभा को वो कैसे चलाते हैं। लेकिन अगर उनको सभापति बना दिया जाए और अगर वो भी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, अगर वो भी लोगों के म्यूट कर देंगे और लोगों को संसद से बाहर करेंगे, हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे। और जो अभी तक उनकी छवि बनी हुई है, अगर उनको लोकसभा का स्पीकर बना देते हैं तो विपक्ष भी उसका स्वागत करेगा। फिर हम देखेंगे कि आरएसएस जो मोहन भागवत कह रहे थे, वो इंद्रेश कह रहे थे, वो सही मन की बात कह रहे थे या नौटंकी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से कोई अंडरस्टैंडिंग थी और उनके
खिलाफ जो गुस्सा देश के अंदर भड़क रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो जिस पद में बैठे उसकी गरिमा का ध्यान रखे, उसके जो सम्मान है उसका ध्यान रखे और देश के लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और लोकसभा स्पीकर का पद इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 10 सालों में अमित शाह और मोदी जी ने किसी भी अपने एनडीए सहयोगी के आगे कोई ऐसा उदाहरण नहीं रखा कि वो कह सके कि मुझे इनके साथ आकर बहुत फायदा हुआ है। या तो उन एनडीए सहयोगियों की पार्टियां तोड़ दी गई हैं, या तो उनके बड़े नेताओं को बीजेपी ने शामिल कर लिया अपने में, और जो रहे सहे थे उनके घरों में ईडी और सीबीआई भिजवा दी गई। और महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए इस समय जो नायडू भले ही मोदी के साथ हो, लेकिन उन्हें भी बीजेपी और मोदी जी पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। तो उनकी ये मांग तो बिल्कुल जायज है। और आपको लगता है कि जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, कल राजनाथ सिंह के घर पर भी मीटिंग हुई और कहा जा रहा है कि वहां पर जो है नायडू ने बात नहीं मानी है, वो अभी भी अड़े हुए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, माननी नहीं चाहिए। देखिए, माननी नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा, बीजेपी का जो इतिहास है, मोदी जी का जो इतिहास है, हर पार्टी को इन्होंने निगल लिया है, हर पार्टी के साथ बेईमानी की। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो केवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक प्रोफेसर हूं। अगर मैं विश्लेषण करता हूं, अगर मैं राजनीति में होता और चंद्रबाबू नायडू का मैं एडवाइजर होता या नीतीश कुमार का एडवाइजर होता, भाई आप मायावती को आपने खत्म कर दिया, आपने बीआरएस को खत्म कर दिया, आपने वाईएसआर कांग्रेस को खत्म कर दिया, आपने बीजेडी को खत्म कर दिया, आपने अकाली दल को खत्म कर दिया, आपने इंडियन नेशनल लोक दल को खत्म कर दिया। ये तो उद्धव ठाकरे का दम था कि वो समझ गए कि मुझे धोखा मिलने वाला है, और धोखा मिला। इसके पहले कि एकनाथ शिंदे को मिला के उनको तोड़ने का प्रयास किया, वो सड़कों पे निकले, जनता के पास निकले, उन्होंने अपनी ध्वजा जो है फहरा दी। अगर इसके बावजूद इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से बीजेपी, और इस बीजेपी ने, मोदी जी की बीजेपी ने जिस प्रकार से ईडी का, और बिहार पहुंच गई है अपनी ईडी सीबीआई, वहां इन्होंने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। अगर उसके बाद ये लोग इतने निरीह हैं या इनकी क्या मजबूरी है, ये तो मुझे नहीं पता कि इनकी क्या मजबूरी है। लेकिन किताबों से, बुकिश नॉलेज से और एनालिसिस से, जो थ्योरेटिकल एनालिसिस हम लोग प्रोफेसर करते हैं, उसके अनुसार अगर सभापति का पद एक किसी ऐसे आदमी के पास चला गया जो कि दंडवत होता है, जो नतमस्तक होता है और जो संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, तो देश के इतिहास में एक काले अक्षर का और पदार्पण हो जाएगा। और अगर कोई निष्पक्ष आदमी को, चंद्रबाबू नायडू के आदमी को स्पीकर का पद मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को मिलना चाहिए। ये संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप होगा, वरना देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। जी सर। और इसी को लेकर संजय राउत का बयान आया और बेहद अहम उनका बयान निकलकर सामने आया है, जिसने हंगामा भी खड़ा कर दिया है। कई सारी चीजें उन्होंने अपने बयान में कही। क्या कुछ है, मैं एक बार सुनवाना चाहूंगी। देखिए, ये लड़ाई जो है, लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे।
आरएसएस एक बड़े रोल में दिखाई दे रहा है। सर, संजय राउत ने भी साफ कर दिया कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं, अब चाहें तो बहुमत साबित कर सकते हैं और अपना स्पीकर बना सकते हैं। तो ये दावा आपको क्या लगता है कि ये दावा जो है सच है या खोखला है? किस तरह से आप इस दावे को देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल सच है। सच इसलिए है कि देखिए आज की तारीख में जो ये एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, आप तीन लोगों के स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। जो केरला के एकमात्र बीजेपी के सांसद जीते हैं और जो मंत्री बने हैं सुरेश गोपी, उन्होंने क्या कहा? ये 10 दिन के अंदर की घटना है। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी वॉज ए आयरन लेडी। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से भक्त समूह व्हाट्सएप के माध्यम से इंदिरा जी का अपमान करता है, नेहरू जी का अपमान करता है, इनके एकमात्र केरला के चुने हुए सांसद ने खुलेआम कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है और इनकी जो वो है परंपरा है, मैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ता। मैं तो मानता हूं इंदिरा जी आयरन लेडी थी। उन्होंने चैलेंज कर दिया खुलेआम। खुलेआम अपने इलेक्शन में उन्होंने कहा मैं सेकुलर हूं, मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं। ये सुरेश गोपी ने कहा। दूसरा, आपने देखा एचडी कुमार स्वामी ने क्या स्टेटमेंट दिया। गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगी और जितनी उसकी कुल लागत है उसका 75% सब्सिडी दे दिया गवर्नमेंट ने। माने एक नौकरी के लिए 3 करोड़ से ऊपर का अनुदान दे दिया फैक्ट्री। अरे अनुदान देना है तो गरीब किसानों को दो, जो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं उनको दो, जो हमारे बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनको दो। वहां तो नीट में तुम बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हो और मेरे देश के बच्चों के साथ अन्याय करते हो। चंद्रबाबू नायडू के जो मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया? हवाई जहाज के टिकटों को बेवजह बढ़ाया गया है, मुझे शिकायतें मिल रही हैं, मैं इसको कम करूंगा। इसका मतलब यह है कि हर तरफ से बीजेपी के अंदर से भी, बीजेपी के सहयोगी दलों से भी, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो बीजेपी के खुद के केरला के सांसद हो या दूसरी कोई पार्टी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, हर तरफ से मोदी जी घिरे हुए हैं। अच्छा, मोदी जी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का ध्यान रख लें, आज भी नीट के अंदर ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। ये केवल छोटा मोटा पेपर लीक नहीं है, इसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का हाथ है, बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, इसमें लॉबीज का हाथ है, पूंजीपतियों का हाथ है। गरीबों के हकों को मारा गया है, मध्यम वर्ग के हकों को मारा गया है और अमीरों को एम्स वगैरह में सीट दिलाने का एक कुचक्र है। तो वास्तविक, अच्छा उधर रेलवे की दुर्घटना हो रही है। अश्विनी वैष्णव साहब रेलवे मिनिस्टर, कैसे रेलवे मिनिस्टर है? आईएएस अफसर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि किस प्रकार से। अच्छा, पिछली बार रेल दुर्घटना उड़ीसा के अंदर हुई थी कि साहब वो फलाना क्या लगा रहे हैं और उससे एक्सीडेंट नहीं होगा और 2 ट्रेनें आपस, वहां जो है इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना हो गई है। तो 10 दिन के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो शंकराचार्य ने जो इनको श्राप दिया है, वो ये श्राप जो है 10 दिन के अंदर दिखाई पड़ रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर ये भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, थोड़ी गर्मी नहीं कम कर सकते? अरे यहां आदमी नहीं मर रहा है निधि, जानवर सड़कों पे बेहोश पड़े हुए हैं। हमारे दिल्ली के अंदर एक बंदर और एक लंगूर जो है बेहोश हो गए गर्मी की वजह से। मेरे पीछे आंगन है, वहां पे एक बंदर आके बेचारा, क्योंकि हमने पौधे लगा रखे हैं, उसके पीछे आके शरण लेके बैठा हुआ था। अरे पेड़ है नहीं, जंगल काटे चले जा रहे हैं अडानी जी, और सारे उनको फिर नक्सलाइट बता देते हैं जो जंगलों के कटने का विरोध करता है। हम लोगों को अर्बन नक्सल बता देते हैं। हमारे देश के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अग्निवीरों के साथ अत्याचार हो रहा है, नीट के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। पिछले 7-8 साल में एक परीक्षा मैंने नहीं देखी है जो बिना पेपर लीक के बच्चों को नौकरी मिल गई हो। हर जगह बेईमानी, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह पूंजीपतियों का लाभ, हर जगह गरीब और मध्यम वर्ग को शोषण और उनको धोखा, ये हम देख रहे हैं। तो अगर चंद्रबाबू नायडू और ये संजय राउत और बाकी सब लोग मिलकर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम साधारण जनता, आम जनता हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। और अश्विनी वैष्णव, मतलब कि पूरा चुनाव बीत गया, कैबिनेट भी बन गया, किसको कौन सा मंत्रालय पद मिलेगा, कौन से मंत्री बनेंगे, सब कुछ तय हो गया। लेकिन देश के जो आम आदमी की सवारी है ट्रेन, उसकी जो दुर्दशा है, आखिर वो कब सुधरेगी, कब सुधरी जाएगी? जिन लोगों ने बुलेट ट्रेन दिखाने का वादा किया था, वो एक्सप्रेस तक नहीं संभाल पा रहे हैं। और इतनी भयानक तस्वीरें बंगाल से आई हैं कि लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले अब 4 बार सोचेंगे। और जो देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जो इससे पहले भी रेल मंत्री थे, पता नहीं उनको क्या सोचकर मोदी जी ने दोबारा मौका दिया है, कौन सा उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, कौन सा
रेल की या इन सब एक्सप्रेस की नॉलेज है कि उनको दोबारा से पद मिल गया है रेल मंत्री का। और इसके बाद भी आपने देखा है कि 10 सालों में इतने खतरनाक रेल हादसे हुए कि देखकर रूह कांप जाएगी। पिछले साल आपने देखा था उड़ीसा के बालासोर में जो हादसा हुआ था, करीब 300 लोग मारे गए थे और इतना भयानक रेल हादसा था कि उसमें मोदी जी तक को पहुंचना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सुधार नहीं है। तो आखिर रेल जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पर आखिर कब लगाम लगेगी? बुलेट ट्रेन की बात तो बहुत जोरों शोरों से की जाती है। देखिए अश्विनी वैष्णव, जहां तक मुझे पता है गुजरात काडर के अधिकारी हैं। हर जगह गुजरात काडर और गुजरात लॉबी को थोपने का प्रयास है केवल। ये बिहार वाले अगर रेलवे मिनिस्ट्री मांग रहे थे तो क्या परेशानी थी? लालू यादव ने देश की रेल व्यवस्था को सुधारा, गरीब रथ चलाया था कि नहीं? आज ये स्थिति है निधि, आप अगर ट्रेन में सफर करने पहुंच जाइए, देख लीजिए जो जनरल कंपार्टमेंट के डिब्बे हैं उनको कम करके उनको एसी कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। केवल सुविधाएं अमीरों के लिए हैं। अगर आप किसी सेकंड क्लास का, हम तो बचपन में सेकंड क्लास का थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में हमने ट्रेवल किया है, कोई परेशानी नहीं होती थी। आज आप कल्पना नहीं कर सकती, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट, जनरल कंपार्टमेंट के अंदर 500-500 आदमी घुसे हुए हैं, टॉयलेट के अंदर 10-10 आदमी सो रहे हैं। क्या उनका जीवन बना दिया है? गरीबों का क्या इन्होंने जीवन बना दिया है? और पूंजीपतियों के लिए हवाई यात्रा और फलाना और डीलक्स कोच और स्टीमर चल रहे हैं, क्रूज चल रहे हैं। चाहे छोटी छोटी नाव चलाने वाले निषाद और बिंद लोग जो है वो भूखे मर जाएं, वहां पे बियर पी जा रही है, वहां दारू पी जा रही है स्टीमर्स के अंदर और क्रूज के अंदर। तो ये यूरोप बनाना चाह रहे हैं मेरे देश को। अरे मेरे देश के गरीब लोगों का ध्यान रखिए, किसानों का ध्यान रखिए, छोटे और मझोले दुकानदारों का ध्यान रखिए। ये देश जो है, ये हमारे देश की जो तासीर है वो दूसरे देशों से अलग है। और यहां पे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया, वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, बताइए। एक दिन बिना किसी जांच के कह दिया नहीं कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, फिर 2 दिन बाद कह रहे हैं 2 जगह गड़बड़ी हुई है। अरे यहाँ पेपर बिके हैं 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए में बिके हैं। बाकायदा पेपर लीक हुआ है, पेपर रटाए गए हैं। और ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए बिल्कुल झूठे तरीके से दिए गए। बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है जो नीट के अंदर इन्होंने किया है। और इसमें अगर इंक्वायरी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करा देगा, बड़े बड़े राजनेता फंसेंगे और जेल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अश्विनी वैष्णव को तो केवल प्रमोशन ही मिलना है। और अब तो एक और खबर आ गई है कि जो है उनको बहुत जरूरी काम सौंपा गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और वहां का उनको सह प्रभारी बनाया गया है। अभी अभी ये खबर जो है वो आ चुकी है। तो कहाँ वो हादसों पर ध्यान देंगे? वो तो जाएं अपना ये राजनीति के काम करें, जाकर महाराष्ट्र का चुनाव देखेंगे। अच्छा ये बताइए निधि जी, अभी इटली गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? एक्सटर्नल, अच्छा वहां कोई स्वागत नहीं हुआ, हिंदुस्तान आए तो कोई स्वागत नहीं हुआ। अरे बताइए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इतनी तो थोड़ी सी वर्क लीजिए, उनको जयशंकर जी को अपने साथ ले जाए कीजिए। अच्छा रेल के झंडे भी मोदी जी हिलाते हैं तो वैष्णव साहब करते क्या है? वैष्णव साहब किस चीज के मंत्री हैं? रेलवे मिनिस्टर हैं। हर चीज तो मोदी जी करते हैं। अच्छा जब हार जाती है बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं योगी जी के ऊपर। अरे योगी जी को तो आपने कार के पीछे दौड़ा दिया था भाई। वो देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का, मेरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उस आदमी की आपने इतनी बेइज्जती की, उसकी इतनी और वहां पे जो तमिल सही हैं उनका आपने खुले मंच पे जिस तरह से अमित शाह जी ने अपमान किया। आप प्रदेश की अस्मिताओं को कुछ समझते ही नहीं। ये समझते हैं गुजरात अस्मिता ही देश की अस्मिता है, बाकी प्रदेश वालों की कोई इज्जत नहीं है। वहां जाके दीदी और दीदी कहते हैं। तो ये वास्तविकता में अश्विनी वैष्णव जी किस चीज के रेल मंत्री हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या काम है, यही आज तक देश की जनता को समझ में नहीं आया। क्योंकि झंडी तो हर जगह मोदी जी हिलाते हैं। जी सर, और आपसे सवाल भी है कि क्या आपको ये लगता है कि सरकार ट्रेन के टॉयलेट भी सही कर सकती है कि ये लोग बुलेट ट्रेन क्या खाक लाएंगे? क्योंकि क्या बुलेट ट्रेन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट फंड्स को इधर उधर करना है? देखिए ये बिल्कुल सही बात है। ये वास्तविकता में देश की जनता जागी है 2024 में, और लेकिन पूरी तरह से नहीं जागी। जिस प्रकार से हर जगह बेईमानी हो रही है, हर जगह बेईमानी हो रही है। गरीबों का 50,000 का ऋण माफ ये नहीं करते हैं और अरबपतियों के ऋण तुरंत माफ हो जाते हैं।
अरे ये नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा है देश की अर्थव्यवस्था के साथ और गरीब और मध्यम वर्ग के साथ किस प्रकार अनाचार और अत्याचार हो रहा है। जीएसटी बढ़ता चला जा रहा है, टोल टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कम होता चला जा रहा है। अरे देश की जनता अब जागी है, देश की जनता को धर्म के अफीम से निकलने में टाइम लगा है, लेकिन वो निकल आई है। और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद का पात्र कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है और राजस्थान है। अरे हमारी अपनी समस्याओं पे हमें ध्यान देना होगा भाई। अरे हिंदू हूं, सनातनी हूं, ये क्या ये सनातनी लोग हैं, ये हिंदू हैं क्या? मैं इनको हिंदू मानता ही नहीं हूं। हिंदू धर्म वाला कभी दूसरे से घृणा नहीं करता है, कभी किसी को जीप में जिंदा जला नहीं देता है। और जब उसको जलाया जाता है, एक परिवार को, ग्राम स्टेन्स के परिवार को और उसके बच्चे और उसको बीवी को जला के मार दिया जाता है, तो जला के मारने के जो आरोपी है उसको बचाने के लिए जो आदमी धरने पे बैठता है उसको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है, कौन सा सनातन धर्म है? अरे सनातन धर्म का होता है मतलब सद्भाव, समभाव, प्यार मोहब्बत। हम लोग प्यार मोहब्बत करने वाले सनातनी हैं, घृणा करने वाले को हम हिंदू नहीं मानते हैं। लेकिन जनता ने समझ लिया है, जनता ने समझ लिया है, ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये संविधान खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। इसके पहले ये सब खत्म करें, इनको ही खत्म कर दो, तभी देश की आबरू बचेगी और आन बान शान बचेगी। और वो सब तो छोड़िए सर, अभी एक और बिल जो है वो सरकार संसद में लाने वाली है यूट्यूब को लेकर। भले ही उसको कहा जा रहा है कि वो डी फेक को लेकर है, और डी फेक को लेकर है तो इस बात का समर्थन सभी लोग करते हैं क्योंकि डी फेक आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि यूट्यूब पर जो फेक न्यूज होती है और जो उन्हें पसंद नहीं आएंगी, ये सारी न्यूज जो है वो हटा दी जाएंगी। एक तरह से उसको लेकर नया कानून लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। पिछले साल भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद जो है अपने कदम वापस ले लिए थे सरकार ने। लेकिन इस बार ये पूरी तरह से होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? अच्छा, डीप फेक के 2 उदाहरण आपको देता हूं। आलू से सोना बनाने की मशीन की बात मोदी जी ने कही थी। असली खबर यह है कि मोदी जी ने कहा था ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे आलू से सोना बनेगा। राहुल गांधी ने केवल उसका संदर्भ लिया था और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से राहुल गांधी को बदनाम कर दिया और उनकी छवि को गिरा दिया। ये डीप फेक है कि नहीं? अब एक वीडियो प्रचलित हो रही है, आपने भी शायद देखी हो, कि तेजस्वी यादव शराब पी के बोल रहे हैं और ये आईटी सेल बीजेपी का कारनामा है। किसी की भी आवाज को धीमा करके आप दिखा सकते हैं कि वो आदमी शराब में, नशे में बोल रहा है। अखिल स्वामी अभी बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा गैप, क्रॉस 1 के बजाय क्रॉस 3 कर दीजिए, वो बहुत तेज हो जाएगा। 0.5 कर दीजिए धीरे, फिर लगेगा मैं शराब के नशे में बोल रहा हूं। तेजस्वी यादव के साथ ये डीप फेक हो रहा है। अरे यार, जब विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू से गले मिलती हैं, सगे भाई बहन गले मिलते हैं, उसको इन्होंने डीप फेक करके उड़ा दिया कि देखिए इनके संबंध कैसे औरतों के साथ थे। अपनी बहन से जो नयनतारा सहगल हैं, उनकी सगी विजय लक्ष्मी पंडित की बच्ची बेटी, उनको गले लगाते हैं तो मामा और भांजी के। तो ये सनातन धर्मी लोग हैं, इनका पूरा धंधा ही डीप फेक पे चला हुआ है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ एमफिल, वो इनके हिसाब से पप्पू है। अरे जिस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जो विदेश जाके बड़े बड़े विदेशी इंटेलेक्चुअल के साथ बैठ के उसने डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इश्यूज को, इन्होंने डीप फेक के माध्यम से उसको पप्पू बना दिया और अनपढ़ लोगों को ये ज्ञानी बता देते हैं। तो ये डीप फेक तो चलाते ये लोग हैं, हम लोग कहां डीप फेक चलाते हैं भाई? हम तो जनता को असली बात बताते हैं। हम जनता को बताते हैं संविधान लोकतंत्र की रक्षा करना आवश्यक है, वरना एक एक करके, पहले इन्होंने किसानों को पीटा, अब ये बच्चों को पीट रहे हैं। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सिखों को नहीं छोड़ेंगे, ये क्रिश्चियंस को नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, ये दलितों को नहीं छोड़ेंगे, ये आदिवासियों को नहीं छोड़ेंगे, ये सनातनियों को नहीं छोड़ेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। और अभी आपने देखा होगा कि कल बहुत ज्यादा हंगामा हुआ ईवीएम को लेकर, और इलॉन मस्क का भी बयान सामने आ गया, राहुल गांधी का बयान, अखिलेश यादव का बयान और तमाम बड़े राजनेताओं का बयान आया। लेकिन ये जो खबर थी वो महाराष्ट्र को लेकर थी कि एक अखबार ने छाप दिया कि जो ईवीएम से एक एनडीए के नेता का जो
मोबाइल है वो कनेक्टेड था और मैसेज उनके पास गया, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन इसके बाद जो चुनाव अधिकारी थी वो सामने आई और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है ईवीएम से किसी भी मोबाइल का, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद अखबार को नोटिस भी दी गई और जब उनसे कैमरे के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के आदेश के बाद ही आ सकता है। तो आखिर सीसीटीवी कैमरे दिखाने में क्या वो दिक्कत थी जब इस तरह से उन्होंने नकार दिया साफ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? नहीं, देखिए वही है, असली में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से निष्पक्षता का परिचय नहीं दिया, खुलेआम बेईमानी कराई है। भाई आप बताइए, हिंदू मुसलमान खुलेआम अमित शाह जी ने और मोदी जी ने किया है, खुलेआम किया है, जो चुनाव आचार संहिता के पूरी तरह से विरुद्ध है। जिस प्रकार से कहा कि साहब उनके जो घोषणा पत्र है उसके अंदर मुस्लिम लीग की खुशबू आती है, मुसलमानों को सारा भैंस दे देंगे, गाय दे देंगे, ये झूठी बातें, और चुनाव आयोग उसको देखता रहा। और जहां कोई कांग्रेस का एक छोटा सा नेता कोई स्टेटमेंट देता है उसको जो है बैन कर देते हैं। तो एक पंच से, एक टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, अरे ठीक है आपको यार तनख्वाह वहां से मिलती है, आपको Z+ सिक्योरिटी वहां से मिलती है, लेकिन देश की जनता के प्रति भी तो आपका कोई उत्तरदायित्व है। कितनी बेमानियां हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कम से कम 10 सीटों में बेमानियां हुई हैं। मेरठ के अंदर जो अपोजिशन का कैंडिडेट था उसके हस्बैंड को खुलेआम धमकी दे दी गई और उसके बाद उसको पोलिंग वो जो काउंटिंग स्टेशन से वहां हटा दिया गया और अपना काम कर लिया गया। अब हमारी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, आपके पास पूरी वो मशीनरी है। कोई आदमी एनकाउंटर में क्यों मरना चाहेगा? कहे ठीक है यार चुनाव हार गए, कौन मरेगा? आप किसी को एनकाउंटर में मार देंगे, किसी को ईडी सीबीआई से अंदर करा देंगे, फिर देश का लोकतंत्र संविधान कैसे बचेगा? अच्छा ये तो बड़े बड़े नेता है, अगर ये नहीं बचेंगे तो हमारे आपके जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कैसे बचेंगे? तो देश की साधारण जनता का, सामान्य जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन किसी भी बात की कोई सुध नहीं लेने वाली है, ली नहीं जाएगी, ये हम सबको पता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरह से विपक्ष ने एक बड़ा खेल करने की कोशिश की है कि संसद में जो स्पीकर है वहां पर अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया जाए। तो आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।